नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन को जबरदस्त झटका देने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। बीआरआई के बाद अब डार्विन पोर्ट की लीज करेगा रद्द, जिसके बाद चीन को लगेगा बड़ा झटका। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मुश्किल की घड़ी में लगातार मिल रही है भारत को मदद। यूके से आए 100 वेंटिलेटर्स और 95 कंसंट्रेटर्स। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बंगाल चुनाव 2021 में कोरोना वैक्सीन पर जनता को गुमराह कर रही है ममता बनर्जी। जेपी नड्डा ने लगाया बड़ा आरोप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चीन को जबरदस्त झटका देने जा रहा ऑस्ट्रेलिया बीआरआई के बाद अब डार्विन पोर्ट की लीज करेगा रद्द। जी हां दोस्तों, दुनिया भर के देशों से उलझे चीन को ऑस्ट्रेलिया अब दूसरी बार कड़ा सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 2 समझौतों को रद्द कर दिया था, जिसके बाद अब स्कॉट मॉरिसन के नेतृत्व वाली सरकार डार्विन बंदरगाह को चीन के चंगुल से निकालने का प्लान बना रही है। इस पोर्ट को ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र की सरकार ने 2015 में चीनी स्वामित्व वाली कंपनी को 99 साल की लीज पर दिया था। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री पीटर डटन ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि विदेश मंत्री मॉरिस पाइन ने डार्विन पोर्ट के अलावा लगभग हजारों अलग अलग लीज का अध्ययन कर रही है। इनमें से हजारों मामले देखने के लिए हैं और विदेश मंत्री उन सभी को देखकर फैसला करेगी। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री ने इसकी पुष्टि नहीं की कि ऑस्ट्रेलिया इस समझौते को रद्द करने जा रहा है। पिछले बुधवार को विदेश मंत्री मॉरिस पाइने ने एक बयान में कहा था कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 2 समझौतों को रद्द कर दिया है। जिन 2 समझौतों को रद्द किया गया है उनमें चीनी कंपनियां ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में 2 बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने वाली थी। यह समझौता चीन के साथ 2018 और 2019 में किया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने 2018 में एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया था जो घरेलू नीतियों में गुप्त विदेशी दखल को प्रतिबंधित करता है। पेइचिंग ने इन कानूनों को चीन के प्रति पूर्वाग्रह पूर्ण और चीन ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों में जहर घोलने वाला करार दिया है। माना जा रहा है कि इस नए फैसले से ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। कुछ दिन पहले ही चीन में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत ग्राहम फ्लेचर ने उसे बदला लेने वाला और गैर भरोसेमंद व्यापार साझेदार बताया था। इन दिनों दोनों देशों में तनाव के कारण ऑस्ट्रेलिया से चीन को निर्यात किए जाने वाले सामानों में भारी गिरावट देखने को मिली है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के 1 साल पहले कोरोना वायरस वैश्विक महामारी की स्वतंत्र जांच कराने की मांग के बाद से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक टकराव बढ़ गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुश्किल की घड़ी में लगातार मिल रही भारत को मदद। अब यूके से आए 100 वेंटिलेटर्स और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स। जी हां दोस्तों, भारत पर कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ साथ देश ऑक्सीजन और अन्य चीजों की कमी से जूझ रहा है, जिससे कई मरीजों की जान खतरे में है। ऐसे में अब दुनिया भर के कई देश भारत की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में यूनाइटेड किंगडम से भी एक शिपमेंट आज यानी मंगलवार सुबह भारत पहुंचा है। इस शिपमेंट में 100 वेंटिलेटर्स और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भारत आए हैं। इससे पहले एयर इंडिया का एक विमान न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने ट्विटर पर जारी बयान में कहा है कि पिछले साल भारत ने अमेरिका की मदद की थी, अब हमारी बारी है भारत को सहायता देने की। इससे पहले दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की टेलीफोन पर बात हुई। अमेरिका के अलावा दुनिया भर से भी भारत को मदद मिलनी शुरू हो गई है। सबसे पहले सिंगापुर से इंडियन एयरफोर्स के खास हेलीकॉप्टर से 4 क्रायोजेनिक टैंकर समेत 250 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लाए गए। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की और ऑक्सीजन के 7 खाली टैंकर भारत भेजे। भारत के साथ खड़े होने के संदेश के रूप में दुबई के बुर्ज खलीफा को तिरंगे में दिखाया गया। ब्रिटेन ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत 600 मेडिकल उपकरण भेजने की घोषणा की, जिसमें 120 वेंटिलेटर भी शामिल हैं। हांगकांग से 800 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मंगाए गए हैं। सऊदी अरब ने 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजा। रूस ने रेमडेसिविर और दूसरी मदद देने की बात कही है। जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट लाए जा रहे हैं। फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी मदद के हाथ बढ़ाए हैं। पीएम मोदी से सोमवार को जापान के पीएम ने बात की और संकट की इस घड़ी में भारत को हर संभव मदद का भरोसा दिया। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख भारतीय मूल का ऐलान किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव 2021, कोरोना वैक्सीन पर जनता को गुमराह कर रही है ममता बनर्जी, जेपी नड्डा का आरोप। जी हां दोस्तों, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कोविड-19 रोधी टीके, बाहरी भीतरी सहित अन्य कई मुद्दों पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह दावा भी किया कि ममता बनर्जी ने भाजपा नेतृत्व के लिए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया, जबकि भाजपा का व्यवहार राज्य की संस्कृति और विरासत के अनुकूल रहा।
डिजिटल माध्यम से यहाँ एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा, 8 चरणों के चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने जनता को गुमराह करने और भारी भीतरी तथा संस्कृति का इस्तेमाल करते हुए लोगों को उकसाने के सभी प्रयास किए। राज्य में 29 अप्रैल को आखिरी चरण के चुनाव के तहत मतदान होना है। 2 मई को मतों की गिनती की जाएगी। यह दावा करते हुए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संदेश को देश के कोने कोने में प्रसारित करने में भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। नड्डा ने कहा, ममता बनर्जी बाहरी हैं और हम सभी भीतरी हैं। ज्ञात हो कि ममता बनर्जी अपनी चुनावी सभाओं में भाजपा नेताओं को बाहरी बताकर उन पर राज्य में कोविड-19 का संक्रमण फैलाने का आरोप लगाती रही हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्ला भाषा की मिठास की अक्सर तारीफ करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी जिस भाषा का इस्तेमाल करती हैं, क्या वह बंगाल की संस्कृति है? उन्होंने कहा, यह भाजपा ही है जिसने बंगाल की संस्कृति और विरासत का सम्मान किया, जबकि ममता बनर्जी ने अपनी अमर्यादित भाषा से राज्य का अपमान किया है। हमने राज्य की परंपरा के अनुकूल व्यवहार किया है और जनता के बीच अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी एक तरफ तो टीकों की उपलब्धता को लेकर झूठे आरोप लगाती है, वहीं दूसरी तरफ वह प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठकों में नहीं जाती। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी राज्य की स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, लेकिन वह टीकों की उपलब्धता को लेकर जनता में झूठ फैला रही हैं और लोगों के बीच भय का माहौल बना रही हैं। उन्होंने ममता बनर्जी पर राज्य में राजनीतिक हिंसा को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की जनता अपने मतों से इसका जवाब रुख करते हैं। अगली खबर की तरफ, महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में दलाई लामा ने दिया योगदान। जी हां दोस्तों, तिब्बतियों के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने मंगलवार को कोरोना महामारी के बीच अपने सभी भारतीय भाई बहनों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए पीएम केयर्स फंड में योगदान देने की घोषणा की। दलाई लामा ने अपने एक बयान में कहा है, भारत सहित पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी के चलते जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उनसे मैं अवगत हूं और चिंतित भी हूं। उन्होंने आगे कहा, कोरोना वायरस के मामलों में हो रही वृद्धि के इस मुश्किल दौर में अपने सभी भारतीय भाई बहनों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए मैंने दलाई लामा ट्रस्ट से पीएम केयर्स फंड में दान देने के लिए कहा है। वह इसके बाद कहते हैं, इस विनाशकारी महामारी से निपटने के लिए जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं, उसकी सराहना किए जाने का यह मेरे लिए एक अवसर है, खासकर जो फ्रंटलाइन पर काम कर रहे हैं। मैं इस महामारी के जल्दी खत्म होने की प्रार्थना करता हूं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इंडियन रेलवेज, कोरोना काल में कई ट्रेनें रद्द, रेलवे चलाएगा 7 समर स्पेशल ट्रेन। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों के लिए ट्रेन चला रहा है। हालांकि कई राज्यों में लगे छोटे छोटे लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाई थीं, लेकिन अब कई ट्रेनों को रेलवे द्वारा रद्द कर दिया जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे से यात्रियों की संख्या में निरंतर कमी और कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए वर्तमान में पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार में चलाई जा रही 23 जोड़ी डेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन 29 अप्रैल 2021 से अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि यात्रियों की कमी के चलते कई ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने रद्द की गई ट्रेनों की सूची भी जारी की है। कई समर स्पेशल ट्रेनों का किया जाएगा संचालन। साथ ही रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों को चलाने का भी फैसला किया है। नई दिल्ली से उत्तर रेलवे कई समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। इनमें से कई ट्रेनों का संचालन 27 अप्रैल से किया जाएगा। ट्रेन संख्या 04474 दिल्ली से मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। 04476 समर स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली से भागलपुर पहुंचेगी। वहीं 28 अप्रैल 2021 से गाड़ी संख्या 04478 दिल्ली से सहरसा तक के लिए चलेगी। 29 अप्रैल से 2021 से ट्रेन संख्या 04480 नई दिल्ली से जयनगर पहुंचेगी। वहीं इसी दिन 04482 दिल्ली से सीतामढ़ी के लिए चलेगी। 30 अप्रैल से गाड़ी संख्या 04484 नई दिल्ली से दरभंगा और 04486 ट्रेन संख्या दिल्ली से कटिहार पहुंचे। करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को आगाह करने के लिए ब्रिटेन भी करेगा भारत के साथ सैन्य अभ्यास। जी हां दोस्तों, फ्रांस के विमानवाहक युद्धपोत चार्ल्स द गाल के साथ भारतीय नौसेना इन दिनों अरब सागर में सैन्य अभ्यास कर रही है। ब्रिटेन का हमलावर नौसैनिक बेड़ा अगले सैन्य अभ्यास के लिए भारत आने को तैयार है। इस बेड़े का नेतृत्व विशालकाय विमानवाहक युद्धपोत HMS क्वीन एलिजाबेथ करेगा। ब्रिटिश नौसैनिक बेड़ा भारतीय नौसेना के साथ हिंद महासागर में अभ्यास करेगा। जाहिर है ये सैन्य अभ्यास चीन को आगाह करने के लिए है। ब्रिटेन और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के साथ ही दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शुमार है। 3 अरब पाउंड करीब 28,000 करोड़ रुपए की लागत वाला HMS क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटिश नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत है। ब्रिटिश सरकार के अनुसार उसका नौसैनिक स्ट्राइक ग्रुप इस साल के अंत में भारत जाएगा। वहां पहुंचकर यह भारतीय नौसेना के साथ मिलकर हिंद महासागर में बड़ा युद्धाभ्यास करेगा। इसके बाद यह जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर जाएगा। यह हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्वतंत्र आवागमन की नीति का पालन करते हुए अपना सफर तय करेगा। इस स्ट्राइक ग्रुप का आवागमन चीन के प्रभाव वाले क्षेत्र में होगा। जाहिर है यह चीन को दायरे में रहने का इशारा भी होगा।
CSG में ब्रिटिश वायुसेना के F-35B स्टील्थ फाइटर प्लेन भी शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त नौसेना के कई युद्धपोत, डैम हॉक क्रूज मिसाइल से लैस पनडुब्बी, हेलीकॉप्टर की फ्लीट और रॉयल मरीन कमांडो की एक कंपनी भी भारत जाएगी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वेलेस ने कहा है कि भारत उनका नैसर्गिक रक्षा साझेदार है। खासतौर पर हम विश्व स्तरीय शोध, विकास और प्रशिक्षण में साथ है। CSG का भारत में जाकर अभ्यास करना दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करेगा। इससे भारत के साथ रक्षा सहयोग को लेकर हमारी वचनबद्धता और मजबूत होगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के रक्षा संबंध और मजबूत होंगे। विश्व व्यवस्था को चुनौती देने वालों के लिए यह एक संकेत। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के संकटमोचक अजीत डोभाल ने फिर किया कमाल। चीन पाकिस्तान के बाद अमेरिका में भी मनवाया अपना लोहा। जी हां दोस्तों, पिछले करीब 5 दिनों से भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर अमेरिकी प्रशासन को काफी कुछ सुनने को मिल रहा था। जो बाइडेन और कमला हैरिस की अमेरिकी सरकार को भारत में बनने वाली वैक्सीन के लिए रॉ मटेरियल न उपलब्ध करवाने के लिए भारत और अमेरिका ही नहीं पूरे विश्व से लोग आवाज उठा रहे थे, पर अमेरिकी प्रशासन टस से मस नहीं हो रहा था। इधर भारत का सुपर अंडरकवर एजेंट अपना काम कर रहा था। अचानक शनिवार शाम को खबर आती है कि भारत के NSA अजीत डोभाल की अमेरिकी काउंटर पार्ट से बात हुई है और अमेरिका वैक्सीन के रॉ मटेरियल भारत को देने के लिए राजी हो गया है। दरअसल जब दो देशों के एक्सपोर्ट इंपोर्ट या हेल्थ संबंधी समस्याओं पर बात करने के लिए दोनों देशों के सुरक्षा सलाहकार जुट रहे हों तो जनता कयास लगाएगी ही। इससे हम समझ सकते हैं कि उस शख्स में कुछ अलग तो है जो सरकार हर संकट में उसे आगे कर देती है और वो हर मौके पर खरा उतरता है। इन्हें ऐसे ही नहीं नरेंद्र मोदी का संकट मोचक कहा जाता है। दरअसल देश जब भी किसी मुसीबत में होता है, अजीत डोभाल उस मुसीबत से निकलने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। दरअसल भारत की कंपनियां पिछले काफी समय से वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को न मिलने से परेशान थी, जिसकी वजह से वैक्सीन के प्रोडक्शन में काफी कमी देखी जा रही थी। जब किसी से इसका हल नहीं निकला तब पीएम मोदी ने देश को इस परेशानी से निकालने के लिए अजीत डोभाल को इसका जिम्मा सौंपा और डोभाल हर बार की तरह इस बार भी 100% खरे उतरे। अजीत डोभाल ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से इस मुद्दे पर क्या बातचीत कर उन्हें भारत को रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार कर लिया, ये तो वही जानते हैं। पर इतना तय है कि यह आसान नहीं था। अमेरिका यह जानता है कि जब उनका देश कोरोना वायरस की पहली लहर के चपेट में था तब किस तरह से भारत ने HCQ दवा भेजकर मदद की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट पर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन में बात, वैक्सीन और दवा की होगी मदद। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सोमवार को फोन पर बात हुई। दोनों नेताओं के बीच अपने अपने देशों में कोरोना के हालातों को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ कोरोना संकट को लेकर बात हुई। पीएम मोदी ने बताया कि आज शाम को उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात हुई। इस दौरान दोनों के बीच कोरोना संकट को लेकर चर्चा हुई। इस संकट की घड़ी में भारत का साथ देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन का धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच वैक्सीनेशन, दवाओं और हेल्थ केयर इक्विपमेंट की सप्लाई को लेकर बातचीत हुई। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भरोसा दिलाया कि इस संकट की घड़ी में अमेरिका उसके साथ है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका वेंटिलेटर्स और अन्य इक्विपमेंट्स भी भारत को देगा। साथ ही कोविशील्ड वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए कच्चे माल को भी जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। पीएम मोदी ने इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और अमेरिका का धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने उन्हें वैक्सीन मैत्री के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि कोवैक्स और क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव के जरिए भारत दूसरे देशों को भी कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध करवा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से वैक्सीन और दवाएं बनाने के लिए कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने को भी कहा। दोनों नेताओं के बीच ये भी बात हुई कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने और वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए भारत अमेरिका के कितने बड़े साझेदार साबित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच ये भी तय हुआ कि कोरोना संकट से निपटने के लिए दोनों नेता लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। कोरोना से लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ। कोरोना की लड़ाई में वैक्सीन को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है, लेकिन अभी तक वैक्सीनेशन ड्राइव में अमेरिकी राष्ट्रपति ही रोड़ा बने हुए थे। उन्होंने वैक्सीन के कच्चे माल के निर्यात पर रोक लगा रखी थी, जिस वजह से भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में नहीं हो पा रहा था। लेकिन रविवार को NSA अजीत डोभाल ने अमेरिकी NSA जैक सुलिवन से बात की थी, जिसके बाद अमेरिका ने वैक्सीन के कच्चे माल के निर्यात पर लगी रोक को हटाने को तैयार हो गया था। इतना ही नहीं, अमेरिका की तरफ से मदद की पहली किस्त सोमवार को दिल्ली भी पहुंच गई। अमेरिका ने भारत के लिए 319 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे थे। इनके अलावा वेंटिलेटर, रैपिड टेस्ट किट्स भी भेजी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हाईकोर्ट की फटकार का असर, चुनाव आयोग ने 2 मई को विजय जुलूस किए बैन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच चुनाव आयोग ने अहम फैसला लिया है।
5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग ने नतीजों के बाद किसी तरह के विजय जुलूस या जश्न पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच चुनाव आयोग ने यह सख्त फैसला लिया है। नतीजों के बाद कोई भी प्रत्याशी सिर्फ 2 लोगों के साथ ही अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा सकता है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी के चुनाव नतीजे 2 मई को घोषित किए जाने हैं। 4 राज्यों में चुनाव खत्म हो गया है, जबकि बंगाल में 1 चरण की वोटिंग बाकी है। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया है। कोरोना का संकट पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ा है। ऐसे में चुनावी रैलियों में उमड़ी भीड़ पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। बंगाल में 7वें चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी रैलियों, रोड शो और पद यात्रा पर रोक लगा दी थी। राजनीतिक दलों से वर्चुअल सभाएं करने की अपील की थी। साथ ही वोटिंग से 72 घंटे पहले ही प्रचार बंद करने का निर्देश दिया था। ऐसे में अब जब वोटिंग खत्म होने को है तो चुनाव आयोग की तरफ से काउंटिंग डे की तैयारियां की जा रही हैं। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच बीते दिन ही मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी। मद्रास हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए पूरी तरह से चुनाव आयोग जिम्मेदार है। चुनाव आयोग ने किसी भी तरह की चुनावी सभा पर रोक नहीं लगाई जिसमें बड़ी संख्या में लोग एक जगह इकट्ठे होते रहे। फटकार लगाने के साथ ही हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि 2 मई को गिनती के लिए पूरा प्लान तैयार किया जाए। अगर इस दिन किसी तरह की चूक होती है तो अदालत काउंटिंग पर ही रोक लगा देगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने दी हनुमान जयंती की शुभकामनाएं, कहा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। जी हां दोस्तों, हनुमान जयंती आज 27 अप्रैल को मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती के पावन मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में निरंतर हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होने की कामना भी की है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, हनुमान जयंती का पावन अवसर भगवान हनुमान की करुणा और समर्पण भाव को याद करने का दिन है। मेरी कामना है कि कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में निरंतर उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, साथ ही उनके जीवन और आदर्शों से हमेशा प्रेरणा मिलती रहे। कब और कैसे मनाई जाती है हनुमान जयंती? हनुमान जयंती चैत मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को मनाई जाती है। हनुमान जी के जन्मोत्सव को देश भर में हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। भक्तों के लिए हनुमान जयंती का खास महत्व है। हिंदू धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान को संकट मोचक माना गया है। संकट मोचन हनुमान को प्रसन्न करने के लिए भक्त पूरे दिन व्रत रखते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मान्यता यह है कि इस दिन 5 या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से पवन पुत्र हनुमान प्रसन्न होकर भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस मौके पर मंदिरों में विशेष पूजा पाठ का आयोजन होता है। घरों और मंदिरों में भजन कीर्तन होते हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के खिलाफ जंग के लिए सेना तैयार, सीडीएस रावत ने पीएम मोदी को बताया प्लान। जी हां दोस्तों, देश पर कहर बरपा रहे कोरोना वायरस के खिलाफ अब सेना ने जंग का ऐलान कर दिया है। सीडीएस बिपिन रावत ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान कोरोना के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन की जानकारी को साझा किया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने पीएम नरेंद्र मोदी को बताया कि वे बड़ी संख्या में चिकित्सा सुविधा तैयार कर रहे हैं और जहां संभव है वहां सैन्य चिकित्सा बुनियादी ढांचा आम नागरिकों को उपलब्ध कराया जाएगा। सीडीएस ने कहा कि पिछले 2 साल में सेना की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े जितने भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें वापस बुलाया जा रहा है ताकि वे अपने घरों के नजदीक स्थित कोविड सेंटर पर सेवाएं दे सकें। इसके अलावा सेना के रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर्स की ओर से इमरजेंसी हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिकों को चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया है। सीडीएस बिपिन रावत ने बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर समेत जितने भी संसाधन सेना के पास हैं उन्हें कोविड अस्पतालों को मुहैया कराया जाएगा। इस दौरान पीएम ने देश और विदेशों में ऑक्सीजन समेत अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए भारतीय वायुसेना की ओर से चलाए जा रहे अभियानों की भी समीक्षा की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, सऊदी अरब, सिंगापुर, भूटान भेज रहे हैं भारत को मदद। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की दूसरी घातक लहर से जूझ रहे भारत के अस्पताल ऑक्सीजन की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। चरमराने की कगार तक पहुंच चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकारें केंद्र सरकार से मदद की गुजारिश कर रही है। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्य से दूसरे राज्यों के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। कई राज्य दूसरे देशों से भी ऑक्सीजन मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन हालातों के बीच कई देशों ने भारत को मदद की पेशकश की है और जल्द से जल्द ऑक्सीजन और जरूरी मेडिकल साजो सामान भारत भेज रहे हैं या भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इस काम के लिए एयर इंडिया और सेना के विमानों समेत निजी कंपनियों के विमानों को भी काम पर लगाया गया है।
श्रीलंका में मौजूद चीनी दूतावास ने कहा है कि महामारी के इस मुश्किल वक्त में चीन भारत के साथ है। दूतावास ने जानकारी दी है कि दिल्ली के लिए हांगकांग से 800 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे गए हैं और आने वाले 7 दिनों में और 10,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत भेजने की जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से जंग, केंद्र की राज्यों के लिए गाइडलाइन, लॉकडाउन और कंटेनमेंट जोन पर जोर देने को कहा। जी हां दोस्तों, केंद्र ने कोविड के मामलों के बीच कर्व को कम करने के लिए लॉकडाउन और कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। नियम कहते हैं यह ऐसे प्रतिबंधों का समय है जब पॉजिटिविटी रेट एक सप्ताह तक 10% या अधिक है और अस्पतालों में 60% से अधिक बेडों पर मरीज भर्ती हैं। राज्यों से आग्रह किया गया है कि वे गृह मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर जिलों, शहरों और क्षेत्रों पर फोकस करके कंटेनमेंट जोन बनाएं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन कहां या कब लगाना है या बड़ा कंटेनमेंट जोन बनाना है, यह सबूतों के आधार पर बनाकर और प्रभावित जनसंख्या, भौगोलिक प्रसार, अस्पताल के बुनियादी ढांचे, कार्यबल और सीमाओं के आधार पर विश्लेषण के बाद किया जाता है। राज्यों को लॉकडाउन लगाने के लिए उद्देश्यपूर्ण, पारदर्शी और महामारी को लेकर निर्णय लेने के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क दिया गया है। यदि पॉजिटिविटी एक सप्ताह तक 10% या उससे अधिक है, अर्थात 10 नमूनों में से एक पॉजिटिव मिल रहा है और यदि 60% से अधिक बेडों पर ऑक्सीजन सपोर्ट वाले कोविड रोगी भर्ती हैं, प्रतिबंध 14 दिनों के लिए लागू किए जाएंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए किसी क्षेत्र की पहचान होने के बाद अगले चरण। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।